मानव मन में एक ऐसा अदृश्य कोना होता है जो हर रोज लाखों लोगों के सपनों को चुपचाप कुचल देता है। यह आपको कड़ी मेहनत करवाता है, आप में तीव्र इच्छा जगाता है, आपको बार बार कोशिश करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन फिर भी आप वहीं के वहीं अटके रहते हैं। कुछ लोग इसे आत्मविध्वंस कहते हैं, कुछ इसे किस्मत का खेल मानते हैं। मैं इसे एक कंपन संबंधी रहस्य कहना ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि आप जानते हैं, आप अपनी जिंदगी बदलने की जितनी ज्यादा बेताबी से कोशिश करते हैं, उतनी ही ज्यादा हकीकत आपको जकड़ती हुई नजर आती है। और यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह ब्रह्मांड का गणित है। ऐसा लगता है मानो ब्रह्मांड आपको देखकर कह रहा हो, तुम इसे इतनी शिद्दत से चाहते हो तो मैं तुम्हें वही कंपन दूंगा जो तुम इसे चाहते वक्त उत्सर्जित कर रहे हो, कमी का कंपन। मुझे पता है यह अजीब लगता है, मुझ पर भरोसा करें। जब मैं साल भर में 3,32,000 रुपये से भी कम कमा रहा था और मुश्किल से अपना किराया भर पा रहा था, तब मुझे भी यह मानना बेतुका लगता था कि समस्या पैसे की कमी नहीं, बल्कि उस कंपन के बारे में जागरूकता की कमी है जो मैं लगातार उत्सर्जित कर रहा था। जब तक कि जिंदगी ने मुझे यह साबित नहीं कर दिया कि आकर्षण का नियम कभी इस बात पर प्रतिक्रिया नहीं करता कि आप क्या चाहते हैं, यह इस बात पर प्रतिक्रिया करता है कि आप कौन हैं। आज मैं इस नियम के हर तंत्र को इतनी स्पष्टता से उजागर करने वाला हूं कि आपके लिए पहले की तरह जीना असंभव हो जाएगा। लेकिन सावधान रहें, जो आने वाला है वह आपकी दुनिया को पूरी तरह से पलट सकता है। आपकी आंखों के पीछे जो पहचान आप लिए फिरते हैं, वह एक अदृश्य शक्ति है जो आपके हर कदम, हर उस अवसर को तय करती है जिसे आप देखते या चूकते हैं, हर उस सीमा को निर्धारित करती है जिसे आप अपनी मानते हैं, और हर उस परिणाम को दोहराती है जो आपके जीवन में एक अंतहीन गूंज की तरह बजता है। मुझे इसे समझने में कई साल लग गए। लंबे समय तक मुझे लगता था कि मेरे परिणाम दुनिया, परिस्थितियों, शिक्षा की कमी, पैसे की कमी, संपर्कों की कमी का सीधा परिणाम थे। मैं खुद को एक कठोर नियति का शिकार मानता था, जबकि हकीकत में मैं अपनी ही एक विकृत आंतरिक छवि का कैदी था। और यहीं पर बहुत से लोग गलती करते हैं। आपको ज्ञान की कमी सीमित नहीं करती, आपको उस व्यक्ति के साथ खुद की पहचान करने की कमी सीमित करती है जो आप अपनी मनचाही जिंदगी जी सकता है। मैंने इस बात को तब व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया जब मैं साल भर में 3,32,000 रुपये से भी कम कमा रहा था। मैंने पेट्रोल पंप पर काम किया, फैक्ट्रियों में काम किया, टायर बदले, फर्श साफ किए, बक्से लादे, और भीतर ही भीतर मैं खुद को ऐसा व्यक्ति देखता था जो कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। मैंने यह जोर से नहीं कहा, लेकिन मैंने इसे महसूस किया, और इस भावना ने मेरे विकल्पों को बिना मेरी जानकारी के आकार दिया। जब भी विकास का कोई अवसर आता, मैं पीछे हट जाता। जब कोई सफलता की बात करता तो मैं खुद को छोटा महसूस करता। जब मैंने कुछ नया करने के बारे में सोचा तो मेरे अपने शरीर ने डर के साथ प्रतिक्रिया दी। मेरा मानस पटल अपना काम करता रहा, मुझे उस दिशा में धकेलता रहा जिसे मैं अपनी हकीकत मानता था, और यह लगभग निर्मम सटीकता के साथ होता है। आपका अवचेतन मन आपको केवल वही अनुभव करने देता है जो उसे लगता है कि आप हकदार हैं। यही कारण है कि आप ज्यादा कमाना चाहते होंगे, अपनी जिंदगी बदलना चाहते होंगे, वित्तीय आजादी का सपना देखते होंगे, लेकिन अगर भीतर ही भीतर आपकी पहचान खुद के उस इकलौते संस्करण में फंसी रहती है जिसे वह जानती है, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। आपको लगेगा कि कोई चीज आपको पीछे खींच रही है, आपको लगेगा कि आप में एकाग्रता की कमी है, आपको लगेगा कि आप में अनुशासन की कमी है, आपको लगेगा कि यह बुरी किस्मत है, लेकिन इनमें से कुछ भी सच नहीं है। जो कमी है वह है पहचान की, जो कमी है वह है खुद को एक बेहतर इंसान के रूप में पहचानने की। और यह पहचान अपने आप प्रकट नहीं होती, इसे बनाना पड़ता है, इसे संवारना पड़ता है, इसे दोहराना पड़ता है, इसे मजबूत करना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे एक मानसिक मांसपेशी तभी बढ़ती है जब आप उसे चुनौती देते हैं। स्टैनफोर्ड का एक आंकड़ा है जिसे मैं हमेशा दोहराता हूं क्योंकि यह लगभग हर चीज को समझाता है। आपके लगभग 90-95% निर्णय आपके अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होते हैं। आपके जीवन के केवल 5% हिस्से पर आपका सीधा नियंत्रण होता है, और वह 90-95% उन प्रतिमानों द्वारा संचालित होता है जो आपके बचपन में स्थापित हुए थे, इससे पहले कि आपके पास कोई फिल्टर होता,
इससे पहले कि आप जानते कि क्या सच है और क्या झूठ, इससे पहले कि आप चुनते कि क्या मानना है। इसका मतलब है कि आज आप एक वयस्क हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश निर्णय लेने वाला अभी भी वही बच्चा है जो उस समय प्रोग्राम किया गया था। एक बच्चा जिसने शायद सुना हो कि पैसा खतरनाक है, कि अमीर लोग लालची होते हैं, कि सफलता लोगों को दूर धकेलती है, कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, और यह बचपन की पहचान आपके वयस्क जीवन को लगातार आकार देती रहती है। और मुझे वह दिन अच्छी तरह याद है जब यह बात मुझे स्पष्ट हुई। मैं टोरंटो अग्निशमन विभाग के लिए काम कर रहा था, ऐसी तनख्वाह कमा रहा था जिससे मुश्किल से मेरा खर्च चल पाता था। मैं फंसा हुआ महसूस करता था। फिर भी जब भी मैं नौकरी छोड़ने के बारे में सोचता तो कुछ मुझे बताता कि मैं किसी और चीज के काबिल नहीं हूं। एक सहकर्मी ने मुझसे पूछा कि मैं अपनी जिंदगी में सच में क्या करना चाहता हूं। मैंने जवाब देने के लिए मुंह खोला और कुछ नहीं निकला, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं खुद के एक अलग संस्करण की कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। मेरी पहचान इतनी छोटी, इतनी सीमित, इतनी नाजुक थी कि किसी भी बड़ी चीज के बारे में सोचना मना लगता था। और इसी तरह बहुत से लोग जीते हैं, इच्छा की कमी से नहीं, बल्कि उस आंतरिक अनुमति की कमी से कि वे कौन हैं। जब रेमंड स्टैनफोर्ड ने मेरे हाथों में थिंक एंड ग्रो रिच रखी तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक किताब नहीं दी, उन्होंने मुझे एक नई पहचान सौंपी जो अभी भी अनपैक थी। और जब उन्होंने कहा, ठीक वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें बताता हूं, तो मेरी पहली प्रतिक्रिया उसे अस्वीकार करने की थी, क्योंकि यह उससे मेल नहीं खा रहा था जो मैं खुद को मानता था। मेरी पुरानी पहचान को खतरा महसूस हुआ। लेकिन उसी पल मैंने कुछ ऐसा किया जिसने सब कुछ बदल दिया। मैंने ऐसा व्यवहार करने के लिए हामी भर दी जैसे कि मैं कोई महान व्यक्ति हूं, भले ही मुझे इस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं था। और उस रवैये ने मेरी पहचान में बदलाव की शुरुआत की। कार्य प्रमाण बनाते हैं, प्रमाण दृढ़ विश्वास बनाते हैं, दृढ़ विश्वास पहचान बनाता है, और पहचान नियति बनाती है। लोग सोचते हैं कि उनकी परिस्थितियां बदलने पर उनकी पहचान बदल जाती है, लेकिन यह इसका ठीक उल्टा है। परिस्थितियां तब बदलती हैं जब पहचान का विस्तार होता है। जिस व्यक्ति को प्रचुरता आकर्षित करने के लिए आपको बनने की जरूरत है, वह व्यक्ति नहीं है जो आप आज हैं। और यह कोई आलोचना नहीं है, यह एक मुक्ति है। इसका मतलब है कि आप फंसे हुए नहीं हैं, आप बस पुराने पड़ चुके हैं। जैसे एक पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम वाला सेल फोन नए एप्लीकेशन नहीं चला सकता, वैसे ही एक पुरानी पहचान एक नई जिंदगी को बनाए नहीं रख सकती। आपको खुद को आंकने की जरूरत नहीं है, आपको बस खुद को अपडेट करने की जरूरत है। अब मेरे साथ सोचें, आपने कितनी बार मैं नहीं कर सकता, मैं मुझे नहीं पता, मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं कहा है, बिना यह महसूस किए भी। इनमें से हर वाक्यांश सिर्फ एक राय नहीं है, यह पहचान की घोषणा है, और ब्रह्मांड उसी पर प्रतिक्रिया करता है जो आप बनने का फैसला करते हैं, न कि उस पर जो आप कहते हैं कि आप चाहते हैं। सच तो यह है कि आपकी पहचान आपकी जिंदगी की अदृश्य पटकथा लेखक है। यह तय करती है कि आप किससे संबंध बनाते हैं, आप कितना पैसा कमाना स्वीकार्य मानते हैं, किन अवसरों पर आप ध्यान देते हैं, कौन से दरवाजे आप देखते हैं और किन्हें नजरअंदाज करते हैं। और जैसा मेरे साथ हुआ था, आप अपनी वास्तविकता को तभी बदलना शुरू करेंगे जब आप अपनी खुद की छवि का पुनर्निर्माण करना शुरू करेंगे। और यहां एक जरूरी बात है, पहचान वह नहीं है जो आप कहते हैं, यह वह है जो आप महसूस करते हैं। इसीलिए लोग हफ्तों तक सकारात्मक एफर्मेशंस दोहराते रहते हैं और फिर भी उन्हें वही परिणाम मिलते हैं, क्योंकि वे सचेत मन को धोखा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अवचेतन मन बिना भावना के आदेश स्वीकार नहीं करता, यह केवल वही स्वीकार करता है जिसे आप सत्य महसूस मान करते हैं। यदि आप समृद्धि का दावा करते हैं लेकिन डर महसूस करते हैं, तो अवचेतन मन डर को दर्ज कर लेता है। यदि आप साहस का दावा करते हैं लेकिन असुरक्षा महसूस करते हैं, तो अवचेतन मन असुरक्षा को दर्ज कर लेता है। भावना हमेशा जीतती है। आप जो पहचान लिए फिरते हैं वह आपके चेहरे पर नहीं चिपकी होती, यह इस बात में छिपी होती है कि आप दुनिया पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यह उस तनाव में है जो आप भविष्य के बारे में सोचते समय महसूस करते हैं। यह इस बात में है
कि आप अपने बैंक खाते को कैसे देखते हैं। यह उस बेचैनी में है जब कोई आपकी प्रतिभा की प्रशंसा करता है। यह आपके काम के लिए शुल्क लेने की कठिनाई में है। यह जोखिम लेने के डर में है। इनमें से हर एक भावना आपके उस संस्करण को दर्शाती है जो अभी भी पर्दे के पीछे काम कर रहा है। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात है, पहचान कोई सजा नहीं है। पहचान एक आदत है और किसी भी आदत को बदला जा सकता है। जैसे मैंने अपनी पहचान बदली और साल भर में 3,32,000 रुपये से भी कम कमाने से अगले साल 1,45,25,000 रुपये कमाने लगा, वैसे ही आप भी अपनी पहचान का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। जब तक कि आप उस व्यक्ति में नहीं बदल जाते जो हमेशा से चाही गई जिंदगी जीने में सक्षम है। वह जिंदगी जो आपका अधिकार है, लेकिन जिसके लिए आपको खुद को उसका हकदार मानने की जरूरत है। क्योंकि अंततः दुनिया इस पर प्रतिक्रिया नहीं करती कि आप क्या चाहते हैं। यह इस पर प्रतिक्रिया करती है कि आप क्या मानते हैं कि आप हैं। और विश्वास करना सृजन का पहला कार्य है। कंपन वह अदृश्य भाषा है जिसके माध्यम से आप ब्रह्मांड से बातचीत करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जोर से क्या कहते हैं, नोटबुक में क्या लिखते हैं, या आप शीशे के सामने कितने सकारात्मक एफर्मेशंस दोहराते हैं। जो वास्तव में आपके जीवन को आकार देता है वह है जो आप लगातार, चुपचाप और गहराई से महसूस आस करते हैं। और मुझे इसे समझने के लिए कई बार अपना सिर दीवार से पटकना पड़ा। सालों तक मैंने कहा कि मैं समृद्ध होना चाहता हूं, मैं आजादी चाहता हूं, मैं सफलता चाहता हूं, लेकिन मैं हर सुबह छाती में एक बोझ के साथ उठता था, बिलों से डरता था, भविष्य की चिंता करता था, हमेशा जिंदगी में एक कदम पीछे रहने की भावना के साथ। और हालांकि मुझे इसका एहसास नहीं था, यह ठीक यही कंपन था जिसे मैं दुनिया में भेज रहा था। आकर्षण का नियम उस पर प्रतिक्रिया नहीं करता जो आप दृढ़ता से चाहते हैं। यह उस प्रमुख आवृत्ति पर प्रतिक्रिया करता है जिसे आप उत्सर्जित करते हैं। जब आप तनाव में, चिंतित, शर्मिंदा, बेचैन रहते हैं, यह सोचते हुए कि कुछ न कुछ हमेशा गलत होगा, तो यह कंपन एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जो उस प्रतिमान के अनुकूल परिस्थितियों को आकर्षित करता है। यही कारण है कि बहुत से लोग प्रयास करते हैं, संघर्ष करते हैं, सब कुछ सही करते हैं, फिर भी कुछ नहीं बदलता। कार्रवाई तो होती है, लेकिन कंपन असंगत होता है। और जब आप जो करते हैं और जो महसूस करते हैं उसके बीच विरोधाभास होता है, तो ब्रह्मांड भावना पर प्रतिक्रिया करता है, कभी भी अकेली कार्रवाई पर नहीं। मैंने इसे इतनी स्पष्टता से अनुभव किया है कि मैं इसे कभी नहीं भूला। जब मैं अग्निशमन विभाग के लिए काम कर रहा था और साल भर में 3,32,000 रुपये से भी कम कमा रहा था, तो मुझे सचमुच विश्वास था कि मेरे प्रयासों को पहचाना नहीं जा रहा है, कि दुनिया अनुचित है, कि मेरी किस्मत खराब है। और यह हैरानी की बात थी कि महीने दर महीने कुछ न कुछ ऐसा होता था जो ठीक इसी बात की पुष्टि करता था। एक अप्रत्याशित खर्च, एक छूटा हुआ अवसर, एक अनपेक्षित वित्तीय झटका। मुझे यह एहसास नहीं था कि मैं खुद ही ऐसा होने के लिए कंपन संबंधी परिस्थितियां बना रहा था। ऐसा लगता था मानो मैं एक ऐसा एंटीना लिए घूम रहा था जो केवल कठिनाइयों को पकड़ने के लिए ट्यून किया गया था। अगर आप अपने जीवन पर गौर करें तो आपको भी ऐसी ही एक मिलती जुलती चीज दिखाई दे सकती है। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग हमेशा एक जैसी समस्याओं का सामना करते रहते हैं? रिश्तों में वही दिक्कतें, आर्थिक मोर्चे पर वही चुनौतियां, जबकि कुछ लोग आसानी से अवसरों को अपनी ओर खींचते लगते हैं। यह विशेषाधिकार, भाग्य या किस्मत की बात नहीं है, यह कंपन, वाइब्रेशन के बारे में है। हर व्यक्ति एक भावनात्मक आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, ठीक एक रेडियो स्टेशन की तरह। जो लोग कमी के कंपन में जीते हैं वे अभाव की आवृत्तियों से ही जुड़ते हैं। जो डर में कंपन करते हैं उन्हें और डरने के ही कारण दिखते हैं, और जो संदेह में कंपन करते हैं उन्हें संदेह करने के और भी कारण मिलते हैं। कंपन वह फिल्टर बनाता है जिसके माध्यम से आप दुनिया की व्याख्या करते हैं। क्या आप कभी किसी कमरे में गए हैं और किसी के कुछ बोलने से पहले ही आपने वहां एक भारीपन महसूस किया है? वह कंपन है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से बात की है जिसमें स्वाभाविक हल्कापन महसूस होता है, जैसे कि पूरा कमरा ही रोशन हो गया हो? वह भी कंपन है। और जैसे आप जगहों और लोगों की ऊर्जा महसूस करते हैं,
वैसे ही ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को महसूस करता है और एक सटीक दर्पण की तरह उस पर प्रतिक्रिया करता है। न्यूरोसाइंस में एक दिलचस्प खोज हुई है जो बताती है कि आपका शरीर किसी विचार को तर्क संगत बनाने से पहले ही भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करता है। आपकी ऊर्जा का क्षेत्र बदल जाता है इससे पहले कि तर्क यह समझ पाए कि क्या हो रहा है। इसका मतलब है कि कंपन एक अमूर्त विचार नहीं है, यह एक वास्तविक जैविक घटना है। जब आप डर महसूस करते हैं तो आपका क्षेत्र सिकुड़ता है। जब आप कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आपका क्षेत्र फैलता है। जब आप चिंता महसूस करते हैं तो आपकी आवृत्ति बेमेल तरीके से बढ़ती है। जब आप आत्मविश्वास महसूस करते हैं तो यह स्थिर हो जाती है। और यहां सबसे परिवर्तनकारी बात है, आप वह आकर्षित नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप वह आकर्षित करते हैं जो आपका शरीर बार बार कंपन करता है। कंपन आपके विचारों, भावनाओं और व्याख्याओं का योग है। यह आपकी प्रमुख आंतरिक स्थिति है, वह नहीं जो आप दूसरों को दिखाते हैं, बल्कि वह जो आप तब महसूस करते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता। मुझे एक विशेष पल याद है जिसने मुझे कंपन की शक्ति को गहराई से समझने में मदद की। मैं अकेला बैठा था, एक बकाया बिल पकड़े हुए, और मुझे अपने पेट में वह जानी पहचानी गांठ महसूस हुई जिसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता था। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। घबराने के बजाय मैं रुका, मैंने सांस ली, मैंने देखा कि मैं क्या महसूस कर रहा था। वह डर था, वह शर्म थी, वह छोटा महसूस करने की भावना थी। और पहली बार भागने या खुद को विचलित करने के बजाय मैंने उस भावना को स्वीकार किया। और उसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि यही वह सटीक कंपन बिंदु था जो मेरी वास्तविकता बना रहा था। यह पैसा नहीं था, यह नौकरी नहीं थी, यह परिस्थितियां नहीं थीं, यह वहां था। वह भावना जिसे मैंने सालों से अपने साथ रखा था। इसने मुझे एक दर्दनाक फिर भी मुक्तिदायक निष्कर्ष पर पहुंचाया। अगर मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता था तो मुझे अपना कंपन बदलना होगा। और अपना कंपन बदलने का मतलब ठीक होने का दिखावा करना नहीं है। इसका मतलब है अपने मन और शरीर को वास्तविकता बदलने से पहले कुछ नया महसूस करने के लिए प्रशिक्षित करना, क्योंकि वास्तविकता हमेशा अंत में आती है। तभी मैंने एक सरल फिर भी शक्तिशाली चीज का अभ्यास करना शुरू किया। मैंने जानबूझकर एक ऐसी भावनात्मक स्थिति चुनी जो उस स्थिति से बेहतर थी जिसका मैं अनुभव कर रहा था। जब मैंने डर महसूस किया तो मैंने एक ऐसा विचार खोजा जिसने कम से कम कुछ राहत दी। जब मैंने कमी महसूस की तो मैंने कुछ ऐसा ढूंढा, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, जिसके लिए मैं कृतज्ञता महसूस कर सकूं। कभी कभी यह सिर्फ एक जलती हुई रोशनी होती थी, कभी कभी यह एक गर्म भोजन होता था, कभी कभी यह एक अच्छी याद होती थी। और धीरे धीरे मेरा कंपन बढ़ने लगा, और जितना ऊंचा वह उठा उतने ही अधिक अवसर सामने आने लगे। असाधारण अवसर नहीं, बस साधारण वाले जो मैंने पहले नहीं देखे थे, क्योंकि मेरा कंपन बहुत कम था। जब आपका कंपन बदलता है तो आपकी धारणा बदल जाती है। जब आपकी धारणा बदल जाती है तो आपके चुनाव बदल जाते हैं, और जब आपके चुनाव बदल जाते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है। कंपन हर चीज का शुरुआती बिंदु है। यह उन लोगों को परिभाषित करता है जिन्हें आप आकर्षित करते हैं, उन बातचीत को जो आप करते हैं, उन विचारों को जिन्हें आप आजमाने की हिम्मत करते हैं, उन स्थितियों को जिन्हें ब्रह्मांड आपके सामने रखता है। आपका कंपन बीज है, आपकी वास्तविकता फसल है। आज आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह अतीत के कंपनों का फल है। आगे आप जो कुछ भी अनुभव करेंगे वह उन कंपनों का फल है जिन्हें आप अभी उत्सर्जित कर रहे हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जब आप इसे गहराई से समझते हैं तो आपको एहसास होने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता जिसे बदकिस्मती, संयोग या निश्चित भाग्य कहते हैं। बस आवृत्ति होती है, और आवृत्ति को चुना जा सकता है। जीवन आपके साथ नहीं हो रहा है, यह एक ऊर्जावान प्रतिध्वनि की तरह आपको प्रतिक्रिया दे रहा है। यदि आप जो महसूस करते हैं उसे बदलते हैं तो आप वह बदलते हैं जिसे आप आकर्षित करते हैं। और जब आप वह बदलते हैं जिसे आप आकर्षित करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। आप केवल वही आकर्षित करते हैं जिसे आप भावनात्मक रूप से अपनी वास्तविकता का हिस्सा मान सकते हैं। और यहीं पर अधिकांश लोग बिना एहसास हुए भी अटक जाते हैं।
किसी चीज को चाहने और उसे स्वीकार करने में बहुत बड़ा अंतर है। चाहत सचेत मन से, इच्छा से, इरादे से उत्पन्न होती है। स्वीकृति अवचेतन मन से, पहचान से, कंपन से पैदा होती है। और आकर्षण का नियम केवल स्वीकृति पर प्रतिक्रिया करता है। हमेशा मैंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इसे समझे बिना बिताया। जब मैंने कहा कि मैं समृद्धि चाहता हूं, कि मैं स्वतंत्रता चाहता हूं, कि मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं, तो मुझे विश्वास था कि मैं ईमानदार था। लेकिन जब मैंने खुद को एक ठोस स्थिति की कल्पना करने दी, जैसे कि सालाना तकरीबन 83 लाख रुपए कमाना, तो मेरे अंदर कुछ सिकुड़ जाता था। मेरे शरीर ने ऐसे प्रतिक्रिया की जैसे वह संभावना एक खतरा हो। यह सिर्फ कोई असुविधा नहीं थी, यह भावनात्मक अस्वीकृति थी। एक तरह का यह तुम्हारे लिए नहीं है। और जब तक वह अस्वीकृति मौजूद थी, चाहे मैंने कितना भी सुधार की इच्छा की हो, मैं कुछ भी आकर्षित नहीं कर सका जो पहले से मुझे परिचित लगता था। सच तो यह है कि अवचेतन मन ध्यान को सुरक्षित रखना चाहता है, न कि वांछित को। यह आपको किसी भी ऐसी चीज से बचाने की कोशिश करता है जो आपके भावनात्मक पैटर्न से भटकती है। यही कारण है कि बहुत से लोग अपनी ही प्रगति को बाधित करते हैं। वे एक व्यवसाय शुरू करते हैं, वह सफल होता है, लेकिन फिर अचानक वे लड़खड़ा जाते हैं। वे एक स्वस्थ रिश्ता शुरू करते हैं, लेकिन उनका एक हिस्सा यह नहीं मानता कि वे इसके लायक हैं और अंत में सब कुछ नष्ट कर देते हैं। वे पैसा कमाते हैं और बिना एहसास हुए उसे खोने के तरीके ढूंढ लेते हैं। यह बदकिस्मती नहीं है, यह कर्म नहीं है, यह किस्मत नहीं है, यह भावनात्मक स्वीकृति की कमी है। अपने खुद के पैटर्न के बारे में सोचें। शायद आपको अपने काम के लिए शुल्क लेने में असहजता महसूस होती है। शायद आपको दोषी महसूस होता है जब आप परिवार के किसी सदस्य से ज्यादा कमाते हैं। शायद आपको असहजता महसूस होती है जब आपको तारीफ मिलती है। शायद आप सफल लोगों के आसपास होने पर खुद को स्वचालित रूप से कम समझते हैं। ये सभी संकेत इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि आपका भावनात्मक तंत्र उस चीज को अस्वीकार करता है जिसे आप सचेत रूप से चाहते हैं। और जब तक अस्वीकृति मौजूद है, तब तक आकर्षण नहीं हो सकता। मैंने इसे अपने बहुत करीब के लोगों के जीवन में देखा है। मैंने अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली व्यक्तियों को जाना है जो सकारात्मक परिणामों को बनाए नहीं रख सके, क्योंकि अंदर ही अंदर वे खुद को किसी भी बड़ी चीज के अयोग्य मानने की छवि से चिपके हुए थे। उनमें से एक अपने काम में शानदार था, हमेशा महत्वपूर्ण अवसरों को साकार होने से ठीक पहले चूकने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेता था। उसने इसे बदकिस्मती का नाम दिया, लेकिन मैंने सच्चाई देखी। वह बस अगले कदम की विशालता को भावनात्मक रूप से स्वीकार नहीं कर सका। इसी तंत्र ने बड़े बड़े करियर तबाह किए हैं। मैं माइक टायसन का जिक्र करता हूं क्योंकि वह एक सार्वजनिक और प्रभावशाली उदाहरण है। इतिहास के महानतम मुक्केबाजों में से एक, करोड़ों अरबों रुपए का प्रवाह, फिर भी एक पूरी तरह से अस्थिर जीवन। यह पैसा नहीं था, यह आत्मछवि थी। पैसा ऐसे व्यक्ति के पास आया जो भावनात्मक रूप से यह स्वीकार नहीं कर सका कि वह इसके लायक था। और जब स्वीकृति मौजूद नहीं होती तो कंपन उसे दूर धकेल देता है। और यह सिर्फ मशहूर हस्तियों के साथ नहीं होता, यह रोजाना आम लोगों के साथ होता है। एक महिला जिसे पदोन्नति मिलती है और फिर सोचने लगती है कि वे जान जाएंगे कि वह इतनी अच्छी नहीं है। एक होशियार छात्र जो एक बड़े अवसर का सामना करते हुए महसूस करता है कि वह तैयार नहीं है। एक उद्यमी जो समृद्धि से डरता है क्योंकि उसने हमेशा सुना है कि पैसा लोगों को दूर कर देता है। यह सब कंपन संबंधी स्वीकृति की कमी है। मेरे जीवन में एक विशेष क्षण था जिसने मुझे गहराई से प्रभावित किया। मैं पहले ही अपने मानसिक पैटर्न को बदलना शुरू कर चुका था। मैं अध्ययन कर रहा था, मैं उन सिद्धांतों को लागू कर रहा था जो रेमंड स्टैनफोर्ड ने मुझे सिखाए थे। और जब मेरी आय ने अपनी पहली छलांग लगाई, जब मैंने तकरीबन 3,32,000 रुपए की कमाई को पीछे छोड़ा और इतनी रकम कमाना शुरू किया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, सच कहूं तो मैं घबरा गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक अस्थायी जीवन जी रहा था, जैसे मैं एक धोखेबाज था जिसका पर्दाफाश होने वाला था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अपने साधारण से अपार्टमेंट में अपने बिस्तर के किनारे बैठा था, सोच रहा था।
शायद मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं जो इस तरह के पैसे को संभाल सके। उसी पल मुझे एहसास हुआ, यह समृद्धि नहीं है जो आपको बदलती है, यह आप हैं जो बदलते हैं और फिर समृद्धि बनी रहती है। मेरा जीवन बढ़ रहा था, लेकिन मेरा कंपन अभी भी मेरे पुराने स्वरूप से जुड़ा हुआ था। अगर मैंने इस आंतरिक स्वीकृति को नहीं बदला तो सब कुछ मेरी मुट्ठी से फिसल जाता, और निश्चित रूप से फिसल जाता, जैसा कि बहुत से लोगों के साथ होता है। और यही ठीक वही है जो शायद आपके साथ हो रहा हो। आप और ज्यादा चाहते हैं, लेकिन खुद को छोटा महसूस करते हैं। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन दोषी महसूस करते हैं। आप पहचान चाहते हैं, लेकिन शर्म महसूस करते हैं। आप स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन आलोचना से डरते हैं। आप प्रचुरता चाहते हैं, लेकिन अहंकारी दिखने से डरते हैं। ये भावनाएं इस बात के संकेत नहीं है कि आपको वह नहीं मिलना चाहिए जो आप चाहते हैं। ये इस बात के संकेत हैं कि आप इसके आदी नहीं हैं। आपका शरीर अज्ञात पर प्रतिक्रिया कर रहा है। भावनात्मक अस्वीकृति केवल पुरानी मान्यताओं की प्रतिध्वनि है जो पुराने आपको जीवित रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस पैटर्न को तोड़ने का एक बहुत ही विशिष्ट तरीका है नए को परिचित बनाना। जब आप खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से अपने वर्तमान जीवन से बड़े विचारों के सामने बार बार लाते हैं, तो कुछ बदलना शुरू हो जाता है। प्रतिरोध कम होता है, असहजता अपनी पकड़ खो देती है, असंभव संभव लगने लगता है, और जो कभी बहुत बड़ा लगता था वह अब फिट होने लगता है। इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई, बल्कि इसलिए कि आप भीतर से बदल गए। भावनात्मक स्वीकृति अपने भीतर उस जीवन के लिए जगह बनाने जैसा है जिसे आप चाहते हैं कि वह वहां रहे। यह नए को एक कंपन संबंधी घर खोजने की अनुमति देना है। जब आप स्वीकार करते हैं तो ब्रह्मांड करीब आता है। जब आप अस्वीकार करते हैं तो ब्रह्मांड दूर चला जाता है। जब आप उस स्वीकृति को पर्याप्त समय तक बनाए रखते हैं तो जो कभी एक दूर का सपना था वह आपकी हकीकत का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है, क्योंकि आखिर में आप उतना ही आकर्षित करते हैं जितना आप स्वीकार कर सकते हैं, और जब आप ज्यादा स्वीकार कर सकते हैं तो आप ज्यादा आकर्षित करते हैं। हमेशा। काफी समय तक मुझे यह एहसास ही नहीं हुआ कि मैं हर एक दिन खुद को एक ऐसी कहानी सुनाकर जी रहा था। मैं सुबह उठता, काम पर जाता, चुनौतियों का सामना करता, और हर छोटी बाधा पर मैं मन ही मन दोहराता, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, कुछ भी कभी सही नहीं होता। मैं तो इसे कभी कभी मजाक में एक हल्के फुल्के अंदाज में भी कह देता था, लेकिन मेरा शरीर हर शब्द पर यकीन करता था, और उससे पैदा हुई ऊर्जा ने ही मेरे रास्ते को आकार दिया। अवचेतन मन में कोई हास्य बोध नहीं होता। वह इस बात का आकलन नहीं करता कि आप जो कह रहे हैं वह अतिशयोक्ति है या मजाक। वह बस रिकॉर्ड करता है। और भावना के साथ कहा गया हर एक वाक्य एक आंतरिक आदेश में बदल जाता है। मुझे यह तब समझ आया जिस दिन मैं टायर बदल रहा था, ग्रीस में सना हुआ था, और मैंने देखा कि ये वाक्य मेरे मुंह से अनायास ही निकल रहे थे और मुझे इसका पता भी नहीं चल रहा था। और यह हमेशा वही भावनात्मक धुन थी, कमी, शिकायतें, निराशा, हार मानना। ऐसा लग रहा था मानो मैं अपनी ही कहानी से सम्मोहित हो गया था। विज्ञान बताता है कि जब कोई वाक्य बार बार दोहराया जाता है, खासकर जब वह तीव्र भावनाओं से जुड़ा हो, तो दिमाग उसे एक परम सत्य मानने लगता है। यह विशिष्ट न्यूरल कनेक्शन को मजबूत करता है, जिससे एक स्वचालित रास्ता बन जाता है जो विचारों, विकल्पों और व्यवहारों को प्रभावित करता है। मेरे साथ भी ठीक ऐसा ही हो रहा था। बिना जाने समझे मैं ऐसी कहानियां दोहरा रहा था जो मैं पहले से ही जी रहा था, उसे और पुष्ट कर रही थीं, और इससे भी बदतर जो मैं भविष्य में जीने वाला था उसे रच रही थीं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस दौर में मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि ये कहानियां चुनाव थीं। मुझे लगा कि मैं बस हकीकत का वर्णन कर रहा हूं। जब मैंने कहा मैं गरीब हूं तो मेरे लिए यह महज एक तथ्य था। जब मैंने कहा मेरी किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती, तो मुझे सच में लगता था कि जिंदगी बस इसी तरह चलती है। लेकिन सच कहूं तो मैं ब्रह्मांड को ऐसी ही चीजें और अधिक देने के लिए एक प्रकार की ऊर्जावान निर्देश दे रहा था, और जिंदगी ने बात मानी। मेरे आसपास के लोग उस कहानी को पुष्ट करते थे और मैं उनकी कहानियों को। नकारात्मक ऊर्जा का एक दुष्चक्र
मानो हम सब एक ही दूषित कुएं से पानी पी रहे थे। और हर दोहराव इस प्रतिमान को मजबूत करता गया, यह विश्वास कि मैं एक छोटी सीमित जिंदगी के लिए बना था जो केवल मेहनत और कम फल से भरी थी। एक दिन तक जब मैं एक कारखाने का फर्श साफ कर रहा था, कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं कभी नहीं भूला। मैं एक रासायनिक अवशेष पर फिसल गया और धड़ाम से बैठ गया। अपनी पीठ पर औद्योगिक फर्श की ठंडी कठोरता महसूस कर रहा था। जब मैं चिढ़ा हुआ और थका हुआ खड़ा हुआ तो अनायास ही मेरे मुंह से निकला, बेशक ऐसा तो सिर्फ मेरे साथ ही हो सकता है। और उसी क्षण पहली बार मैंने अपनी आवाज ऐसे सुनी जैसे वह किसी और से आ रही हो। यह एक सदमा था, यह अपने मन को बाहर से देखने जैसा था। वह वाक्यांश गूंज गया और मुझे एक तरह की गहरी शर्मिंदगी, एक कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। मैं उस कहानी का लेखक था जिसने मुझे कैद कर रखा था। वह पल मेरे भीतर एक आहा पल बन गया। मुझे एहसास हुआ कि मैं जो कहानी दोहरा रहा था वह मेरे जीवन का वर्णन नहीं कर रही थी, मैं अपने भाग्य का वर्णन कर रहा था। मैं उसे जारी रखने की अनुमति दे रहा था। मैं एक ऐसी ऊर्जा को जीवित रख रहा था जो मुझसे ही पोषित होती थी और मेरे जीवन के हर क्षेत्र में प्रकट होती थी। और जब मुझे यह बात समझ में आई तो मैंने दूसरे लोगों की कहानियों को भी देखना शुरू किया। कोई कहता, प्यार के मामले में मेरी किस्मत खराब है, महीनों बाद रिश्ता टूट जाता। कोई दूसरा कहता, मैं पैसों के मामले में अच्छा नहीं हूं, और ठीक वैसा ही होता। कहानी हकीकत बन गई, वाक्यांश तथ्य बन गया, विचार भाग्य बन गया। कहानी कोई राय नहीं है, कहानी एक ऊर्जा है। ऊर्जा एक आवृत्ति है, आवृत्ति आकर्षण है, और आकर्षण प्रकट हुई वास्तविकता है। मुझे खुद को अनुशासित करना पड़ा कि मैं अपने शब्दकोश से कुछ वाक्यांशों को हटाऊं, ऐसे वाक्यांश जो छोटे लगते थे लेकिन जहरीले थे। मैंने कहना बंद कर दिया, मैं बदकिस्मत हूं। मैंने कहना बंद कर दिया, मैं नहीं कर सकता। मैंने कहना बंद कर दिया, मैं ऐसा ही हूं। मैंने कहना बंद कर दिया, यह कभी सफल नहीं होगा। और इसके बजाय मैंने ऐसे वाक्यांश कहना शुरू किया जो शुरू में झूठ लगते थे। मेरे शरीर ने प्रतिक्रिया दी, मेरे अवचेतन मन ने विरोध किया, लेकिन मैं लगा रहा, क्योंकि मैं जानता था कि दोहराव उस आंतरिक संरचना को फिर से लिखना शुरू कर देगा। और यहां एक शक्तिशाली बात है, आप जो कहानी दोहराते हैं उसे आपकी वर्तमान वास्तविकता को दर्शाने की जरूरत नहीं है, उसे आपकी इच्छित वास्तविकता को दर्शाने की जरूरत है। जब आप यह कहानी सुनाना शुरू करते हैं कि आप कौन बनना चाहते हैं, तो ब्रह्मांड हर चीज को इस तरह से व्यवस्थित करना शुरू कर देता है ताकि वह कहानी आपके जीवन का अगला अध्याय बन जाए। मैंने लोगों को पूरी किस्मत बदलते देखा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ वाक्यांशों को फिर कभी न दोहराने का फैसला किया। और मैंने दूसरों को भी देखा है जो दशकों तक उसी जिंदगी में फंसे रहे, क्योंकि वे ऐसी कहानियों को दोहराने पर अड़े रहे जो उन्हें बिना जाने ही दोषी ठहरा रही थीं। सवाल यह नहीं है आपकी वास्तविकता क्या है, सवाल यह है बिना जाने समझे आप कौन सी कहानी को पोषित कर रहे हैं। आप जो कहानी दोहराते हैं वह उस पटकथा को परिभाषित करती है जिसका पालन ब्रह्मांड आपके जीवन का निर्माण करने के लिए करेगा। और सबसे असाधारण बात यह है कि आप उस कहानी को किसी भी क्षण बदल सकते हैं। आपको बस उन शब्दों की ऊर्जा को बदलने की जरूरत है जिन्हें आप यह बताने के लिए चुनते हैं कि आप खुद को कौन मानते हैं। और जब आप कहानी बदलते हैं तो आप सब कुछ बदल देते हैं। प्रतिमान एक अदृश्य ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है जो चुपचाप आपके हर फैसले, आपकी हर प्रतिक्रिया और आपके हर उस सीमा को नियंत्रित करता है जिसके अस्तित्व पर आप विश्वास करते हैं। मैंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा यह जाने बिना बिताया कि यह कोट वहां मौजूद था, पर्दे के पीछे चल रहा था। यह तय कर रहा था कि मैं क्या हासिल कर सकता हूं या क्या नहीं। और ठीक यही कारण है कि इतने सारे लोग शायद आपकी तरह खुद को दोहराए जाने वाले चक्रों में फंसा हुआ महसूस करते हैं। वे सोचते हैं कि वे सचेत रूप से अपने रास्ते चुन रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे एक भावनात्मक पैटर्न का पालन कर रहे हैं जो उनके किसी भी चुनाव के प्रति जागरूक होने से बहुत पहले ही स्थापित हो गया था। मुझे स्पष्ट रूप से याद है जिस दिन रेमंड स्टैनफोर्ड ने थिंक एंड ग्रो रिचेस मेरे हाथों में रखी। जब उन्होंने मुझसे कहा, ठीक वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूं, तो मेरे भीतर का एक हिस्सा चौंक उठा। ऐसा लगा मानो मेरे ही आंतरिक सिस्टम ने एक खतरा सुन लिया हो।
इसलिए नहीं कि उस आदमी में कुछ गलत था, बल्कि इसलिए कि मेरे प्रतिमान ने जोखिम की पहचान की थी। यह स्वीकार करना कि मैं समृद्ध हो सकता हूं उस छवि के साथ असंगत था जो मैं खुद की देखता था। वह किताब महज एक किताब नहीं थी, वह मेरे पुराने अस्तित्व के लिए एक खतरा थी। और यही वजह है कि जब लोग ऐसी किसी चीज का सामना करते हैं जो वास्तव में उनके जीवन को बदल सकती है, तो वे प्रतिरोध महसूस करते हैं। यह आलस्य नहीं है, यह इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, यह प्रतिमान है जो खुद का बचाव कर रहा है। यह वही तंत्र बताता है कि क्यों इतने सारे लोग एक ही तरह की समस्याओं में जीते हैं, एक ही गलतियां दोहराते हैं, एक ही रिश्ते, एक ही नौकरी, एक ही परिणाम आकर्षित करते हैं। आप शहर, नौकरी, साथी, रणनीतियां, दिनचर्या बदल सकते हैं, लेकिन अगर प्रतिमान वही रहता है तो देर सबेर आप उसी बिंदु पर लौट आते हैं, क्योंकि प्रतिमान आपको उससे अलग कुछ भी जीने की अनुमति नहीं देता जो आप अपने बारे में सच मानते हैं। और मैंने ऐसा गिनती से ज्यादा बार होते देखा है। एक दिन एक बहुत सफल आदमी, एक शानदार करियर और एक ऐसी सीवी, बायोडाटा के साथ जिससे बहुत से लोग ईर्ष्या करेंगे, मेरे पास पूरी तरह से निराश होकर आया। उसके पास समृद्ध होने के लिए सब कुछ था, लेकिन महीने के अंत में वह हमेशा घाटे में रहता था। ऐसा लगता था मानो पैसा उसकी उंगलियों से फिसल जाता था। चाहे वह कितना भी कमाता, वह हमेशा उसी बिंदु पर लौट आता था। और जब हमने एक साथ काम करना शुरू किया तो मैंने एक प्रभावशाली बात देखी। उसके मन में यह गहरी बैठी हुई धारणा थी कि बहुत ज्यादा पैसा कमाना खतरनाक है, क्योंकि यह उसे उसके परिवार से दूर कर देगा। बचपन में स्थापित यह धारणा उसके हर वित्तीय चुनाव को नियंत्रित करती थी। उसे लगता था कि वह अपने पैसों का प्रबंधन कर रहा है, लेकिन सब कुछ प्रतिमान ही निर्धारित कर रहा था। और लगभग हर किसी के साथ ऐसा ही है। आप सोचते हैं कि आप तार्किक निर्णय ले रहे हैं, लेकिन आप पुराने भावनात्मक आदतों के आधार पर निर्णय लेते हैं। प्रतिमान तर्क संगत नहीं है, यह भावनात्मक है। यह न्यूनतम प्रतिरोध के मार्ग पर काम करता है। और अगर आपको थोड़े में जीने के लिए तैयार किया गया था, तो थोड़ा होना सुरक्षित महसूस कराता है। अगर आपको संघर्ष करने के लिए तैयार किया गया था, तो जीवन तभी अर्थपूर्ण लगता है जब उसमें कठिनाई हो। अगर आपको दूसरों की स्वीकृति खोजने के लिए तैयार किया गया था, तो आप किसी भी ऐसी स्थिति को बिगाड़ देते हैं जहां आपको खुद को मुखर करना हो। और यह कमजोरी नहीं है, यह प्रोग्रामिंग है। एक आंकड़ा है जिसने मुझे हमेशा प्रभावित किया है। लगभग 80% लोग जो लॉटरी जीतते हैं, वे 5 साल से भी कम समय में सब कुछ खो देते हैं। और ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वे गैर जिम्मेदार होते हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि आंतरिक प्रतिमान गरीब ही रहता है। आप जो आंतरिक रूप से अस्वीकार करते हैं, उसे बाहरी रूप से बनाए रखना असंभव है। पैसा तो आ गया, लेकिन पहचान वही रही। और पुरानी पहचान बरकरार रहने के कारण अवचेतन मन उस ऊर्जा स्तर को बहाल करने के लिए सब कुछ करता है जिसकी उसे आदत है। यह समृद्धि को अस्वीकार करता है, भले ही आपको इसका एहसास न हो। और मेरे साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ जब मैंने समृद्ध होना शुरू किया। जब मेरी आय प्रतिवर्ष 3,32,000 रुपए से कम से बढ़कर 1,45,25,000 रुपए हो गए, तो मुझे खुश होना चाहिए था। लेकिन मुझे जो महसूस हुआ वह घबराहट थी। ऐसा लगा मानो किसी भी पल कोई यह पता लगा लेगा कि मैं इसके लायक नहीं हूं। मैंने कल्पना की कि यह सब अस्थायी था, और यह भावना इतनी तीव्र थी कि मैंने तो कुछ अवसरों को भी सिर्फ इस डर से बिगाड़ दिया कि मैं तैयार नहीं था। समस्या कभी पैसा नहीं थी, समस्या वह प्रतिमान था जो अभी भी मेरे भीतर जी रहा था, मुझे जीवन के पुराने स्तर पर वापस खींचने की पूरी कोशिश कर रहा था। प्रतिमान दृढ़ है, यह आपकी इच्छा से नहीं बदलता। यह तब बदलता है जब आप सचेत रूप से पुराने को अस्वीकार करने और उसे नए से बदलने का फैसला करते हैं। और आप इसे तब तक दोहराते रहते हैं जब तक यह आपका हिस्सा न बन जाए। और जब प्रतिमान आखिर में बदल जाता है, तो उसके साथ सब कुछ बदल जाता है। जो कभी असंभव लगता था वह स्वाभाविक लगने लगता है, जो कभी डरावना था वह परिचित हो जाता है, जो कभी दूर लगता था वह करीब आने लगता है। मैं हमेशा कहता हूं कि प्रतिमान एक भावनात्मक थर्मोस्टेट की तरह है। बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो,
आपका जीवन उस आंतरिक स्तर पर खुद को समायोजित कर लेगा जिसे आप बनाए रखते हैं। यदि आप अपनी पहचान, अपनी ऊर्जा और अपनी भावनात्मक स्वीकृति के आंतरिक तापमान को बढ़ाते हैं, तो बाहरी दुनिया के पास इसके साथ ऊपर उठने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। और जब ऐसा होता है तो आपको एहसास होता है कि कभी दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं थी, आप ही को बदलना था। जब आपकी सोच में बदलाव आता है तो आपका भाग्य भी बदल जाता है, क्योंकि जीवन में आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह केवल आपके भीतर मौजूद आंतरिक बनावट का सीधा प्रतिबिंब होता है। और यदि आप उस बनावट को फिर से लिखते हैं तो आप अपने सामने एक बिल्कुल नई सच्चाई के उभरने के लिए जगह बनाते हैं। इसी तरह सब कुछ शुरू होता है, इसी तरह सब कुछ बदल जाता है, इसी तरह आप एक ऐसा जीवन बनाते हैं जो अंततः आपके भीतर से बनते हुए व्यक्तित्व से मेल खाता है। केवल कर्म अपने आप में मेरे जीवन को बदलने के लिए कभी पर्याप्त नहीं था। मैंने कई सालों तक यही किया। मैंने कड़ी मेहनत की, अतिरिक्त समय दिया, जो भी काम मिला उसे स्वीकार किया, अपने शरीर और मन को उनकी हद तक धकेलता रहा। फिर भी मेरी वास्तविकता अपरिवर्तित रही। यह भावनाओं की एक अंतहीन दौड़ पर दौड़ने जैसा था। बहुत प्रयास, लेकिन बहुत कम प्रगति। यह तब हुआ जब मुझे यह समझ आया कि भीतर की ऊर्जा को कर्म के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। तभी सब कुछ बदलना शुरू हुआ। प्रयास में खुद कोई जादू नहीं था, जादू तालमेल में था। और आज भी लोगों में मुझे जो सबसे बड़ी भ्रांतियां दिखती हैं, उनमें से यह एक है। कुछ मानते हैं कि सिर्फ कड़ी मेहनत करना पर्याप्त है। दूसरे सोचते हैं कि बस उच्च भावनाओं को महसूस करना और सब कुछ अपने आप उनकी झोली में गिरने का इंतजार करना ही काम करेगा। लेकिन इनमें से कोई भी तरीका अकेले काम नहीं करता। आकर्षण का नियम अंधाधुंध प्रयास को पुरस्कृत नहीं करता, न ही वह निष्क्रिय सपनों की भरपाई करता है। यह आपके कर्म और आपके भीतर की ऊर्जा के बीच सही तालमेल पर प्रतिक्रिया करता है। मैं इसे दो पहियों की तरह सोचना पसंद करता हूं। यदि केवल एक घूमता है तो मशीन हिलती है, लड़खड़ाती है और अटक जाती है। जब दोनों एक साथ चलते हैं तो वास्तविकता गति पकड़ना शुरू कर देती है। एक लंबे समय तक मेरा जीवन केवल भीतर की भावना के बिना किया गया कर्म था। मैं सुबह जल्दी उठता, देर से घर आता, आदेशों का पालन करता, कार्यों को दोहराता, लेकिन अंदर से मैं खुद को छोटा, डरा हुआ, असुरक्षित और हताश महसूस करता था। मैं ऐसे काम करता था जैसे मैं समृद्ध होना चाहता हूं, लेकिन मेरे भीतर की ऊर्जा ऐसी थी जैसे मुझे यकीन था कि कभी कुछ नहीं बदलेगा और ब्रह्मांड हमेशा सबसे गहरे कंपन पर प्रतिक्रिया करता है। यही कारण था कि मेरे आसपास के अधिकांश लोगों से दोगुना मेहनत करने के बावजूद भी मैं केवल आधी दूरी ही तय कर पाता था। जीवन आपकी शारीरिक शक्ति के आधार पर आगे नहीं बढ़ता, यह आपकी ऊर्जावान पहचान के आधार पर आगे बढ़ता है। मुझे वह क्षण स्पष्ट रूप से याद है जब मुझे यह बात समझ आई। यह मेरी सफाई कंपनी की शुरुआत का समय था। मैं सब कुछ करता था, घरों, दफ्तरों, सीढ़ियों, गैराजों की सफाई करता था। मैं काम चुनता नहीं था, मैं सभी को स्वीकार करता था। और फिर भी हफ्तों तक कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। मैं थका हुआ घर आता, दिन के अंत में परिणामों को देखता और सोचता, कुछ गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इतनी कड़ी मेहनत कर रहा हूं और मुझे इतना कम मिल रहा है। और अंदर ही अंदर मुझे ठीक वैसा ही महसूस होता था। कमी, संदेह, अभाव। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आंतरिक ऊर्जा मेरे द्वारा किए जा रहे प्रयास को बेअसर करने की कोशिश कर रही थी। यह तभी हुआ जब मैंने अपनी आंतरिक ऊर्जा को अपने कर्मों के साथ संरेखित करने का फैसला किया कि दरवाजा आखिरकार खुलना शुरू हो गया। मैंने ऐसे कार्य करना शुरू कर दिया जैसे कि व्यवसाय पहले से ही खूब फल फूल रहा हो। मैंने उन ग्राहकों के लिए कृतज्ञ महसूस करना शुरू कर दिया जो मेरे पास अभी तक थे ही नहीं। मैंने हर छोटे काम को इस बात की पुष्टि के रूप में देखना शुरू कर दिया कि मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। और इस भावनात्मक बदलाव ने मेरे व्यवहार को पूरी तरह से बदल दिया। मैं अलग तरह से बात करता था, ग्राहकों की अलग तरह से सेवा करता था, अलग तरह से बेचता था, अलग तरह से चलता था। और ऐसे अवसर जो मैंने पहले कभी देखे भी नहीं थे मेरे सामने आने लगे। उस दिन मुझे एक ऐसी बात समझ आई जिसने सब कुछ बदल दिया। आप पाने के लिए कर्म नहीं करते, आप होने के लिए कर्म करते हैं।
और जब आप ऐसे कार्य करते हैं जैसे आप पहले से ही वह व्यक्ति हैं, तो आपकी आंतरिक ऊर्जा स्वाभाविक रूप से उसका अनुसरण करती है। लेकिन इसका उल्टा भी सच है। कर्म के बिना भीतर की भावना केवल कल्पना बन जाती है। समृद्धि की कल्पना करना, संतुष्ट महसूस करना, धन और एक बेहतर भविष्य की कल्पना करना आसान है। लेकिन यदि आपका दैनिक व्यवहार उस आंतरिक ऊर्जा को दर्शाता नहीं है, तो वह दृढ़ नहीं रहेगी। भीतर की भावना को कर्म से पुष्टि मिलनी चाहिए और कर्म को भीतर की भावना से निर्देशित होना चाहिए। यह एक नृत्य है, और जब आप नाचना सीख जाते हैं तो ब्रह्मांड आपकी ताल पर चलना सीख जाता है। यही कारण है कि इतने सारे लोग कहते हैं कि आकर्षण का नियम काम नहीं करता। वे ऐसी ऊर्जा प्रसारित करते हैं जिसे वे व्यवहार में बनाए नहीं रखते। वे समृद्धि की पुष्टि करते हैं, लेकिन अभाव की आदतों के साथ जारी रहते हैं। वे स्वतंत्रता की कल्पना करते हैं, लेकिन ऐसे व्यवहारों में लगे रहते हैं जो उनकी अपनी कैद को मजबूत करते हैं। वे बदलाव चाहते हैं, लेकिन वे सब कुछ ठीक उसी तरह करते हैं जैसे वे हमेशा से करते आए हैं, और ब्रह्मांड के पास ऐसी वास्तविकता देने का कोई तरीका नहीं है जो उनके कर्मों का खंडन करती हो। मुझे दोनों चीजें एक साथ करने की जरूरत थी, अपनी आंतरिक ऊर्जा को ऊंचा उठाना और अपने कर्मों को समायोजित करना। जब मैंने अपनी कंपनी को बढ़ते हुए कल्पना करना शुरू किया, तो मैंने ऐसे कार्य करना भी शुरू कर दिया जैसे मैं उस वृद्धि के लिए तैयार था। मैंने खुद पर निवेश किया, मैंने पढ़ाई की, मैंने अपने समय को व्यवस्थित किया। मैं बिस्तर से ऐसे उठा जैसे कोई जानता हो कि जीवन बदल रहा है, भले ही तब ऐसा नहीं हो रहा था। आंतरिक ऊर्जा ने कर्म को खींचा और कर्म ने आंतरिक ऊर्जा को मजबूत किया। एक महत्वपूर्ण क्षण था जिसने मुझे इस तालमेल की शक्ति दिखाई। मैं एक संभावित ग्राहक से मिलने गया था और किसी कारण से उस दिन मैंने खुद को पूरी तरह से संरेखित महसूस किया। मैं आत्मविश्वास के साथ पहुंचा, स्पष्टता से बात की, उपस्थिति के साथ कार्य किया, और जब मैं वहां से निकला तो मुझे एहसास हुआ कि उस व्यक्ति ने मुझे केवल उन सेवाओं के लिए काम पर नहीं रखा था जो मैं प्रदान करता था, बल्कि उस आंतरिक ऊर्जा के लिए रखा था जो मैंने प्रसारित की थी। ऐसा लगा जैसे उसने कुछ ऐसा महसूस किया था जो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं उत्सर्जित कर रहा हूं। और उस दिन के बाद से मैंने फिर कभी संदेह नहीं किया। आंतरिक ऊर्जा ऐसे दरवाजे खोलती है जहां कर्म अकेले कभी नहीं पहुंच सकता, लेकिन इसी तरह कर्म ऐसे रास्ते खोलता है जहां भीतर की भावना अकेले नहीं चल सकती, क्योंकि कर्म के माध्यम से ही आप ब्रह्मांड को और खुद को यह साबित करते हैं कि आप वह सब प्राप्त करने के इच्छुक हैं जो आप चाहते हैं। जब आप सही आंतरिक ऊर्जा के साथ तालमेल में कार्य करते हैं तो आप एक स्पष्ट संदेश भेजते हैं, मैं तैयार हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मैं हकदार हूं। और उस संदेश में एक ऊर्जावान वजन होता है जो सब कुछ बदल देता है। और अब इस विषय का महत्वपूर्ण बिंदु आता है। आपको इन दोनों पहलुओं को प्रतिदिन संरेखित करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। तब नहीं जब आपका मन करे, तब नहीं जब आपके पास समय हो, बल्कि हर एक दिन। जब आप सुबह जागते हैं और जानबूझकर उस भावनात्मक स्थिति का चयन करते हैं जिसे आप बनाए रखेंगे और उन कार्यों का जो उस स्थिति की पुष्टि करेंगे, तो आप अपनी वास्तविकता के निर्माता बन जाते हैं। और यदि आप यहां तक पहुंच गए हैं और महसूस कर रहे हैं कि यह सामग्री आपसे जुड़ रही है, कि यह आपको अपने जीवन को और अधिक स्पष्टता से देखने में मदद कर रही है, तो अब इस तालमेल में पहला कदम उठाने का सही समय है। इसीलिए मैंने यह अनुरोध यहीं पर छोड़ा है। यदि आपको यह अब तक पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। यह सरल हाव भाव ब्रह्मांड को ही पारस्परिकता का एक शक्तिशाली संदेश भेजता है। आप संलग्न, उपस्थित, सचेत हैं और आपके जीवन में जो कुछ भी आ रहा है उसमें सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, क्योंकि अंततः कुछ भी नहीं बदलता जब तक कि भीतर की भावना और कर्म एक ही भाषा न बोले। जब वे संरेखित होते हैं तो असंभव का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और ठीक तभी जीवन आपको चकित करना शुरू कर देता है। भावना हमेशा वह लापता टुकड़ा थी जिसे मैं यह समझने में चूक गया कि क्यों कुछ लोग आसानी से आगे बढ़ते हैं जबकि दूसरे अटके रहते हैं। भले ही वे पढ़ाई कर रहे हों, भले ही वे कोशिश कर रहे हों, भले ही वे अपने जीवन को गहराई से बदलना चाहते हों। मैं खुद कई सालों तक उस जाल में फंसा रहा, ये मानते हुए
कि सकारात्मक सोचना, बड़े परिणामों की कल्पना करना और अपने मन को जो मैं चाहता था उस पर केंद्रित रखने की कोशिश करना ही पर्याप्त था। लेकिन उन सभी विचारों के पीछे मेरे जीवन को चलाने वाली कहीं अधिक शक्तिशाली चीज थी। वह भावनात्मक ऊर्जा जिसे मैं हर एक दिन अपने साथ रखता था। और ठीक यही मुझे उस दिन एहसास हुआ जब मैंने अपने मन को कृतज्ञता महसूस करने के लिए प्रशिक्षित करना शुरू किया, जबकि वस्तुनिष्ठ रूप से मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं एक छोटे से अपार्टमेंट में रह रहा था, न्यूनतम फर्नीचर के साथ, लंबे घंटों तक काम कर रहा था और बकाया बिलों से निपट रहा था। कृतज्ञ होने का कोई वास्तविक कारण नहीं था, लेकिन उस क्षण में मैं समझ गया कि मैं जो ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था उसे वास्तविकता के बदलने से पहले बदलना होगा। मुझे भौतिक दुनिया में मौजूद होने से पहले ही खुद का एक नया संस्करण महसूस करना सीखना होगा। जब मैंने जानबूझकर कुछ ऐसा याद करना शुरू किया जिसने मुझे थोड़ी सी राहत, भावनात्मक गर्माहट की एक चिंगारी दी, कभी एक गर्म कप कॉफी, कभी सिर्फ सांस लेने का सरल तथ्य, कभी मुझे मिली किसी सलाह की याद, तो मुझे कुछ असाधारण एहसास हुआ। मेरे विचारों से पहले मेरे शरीर ने प्रतिक्रिया दी। ऐसा लग रहा था जैसे हर छोटी भावनात्मक चिंगारी ने एक नई आवृत्ति को प्रज्वलित किया और उस आवृत्ति ने उच्च विचारों, स्पष्ट विचारों और पहले से अनदेखे रास्तों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। और यह रहस्यवाद नहीं है। तंत्रिका विज्ञान दर्शाता है कि मस्तिष्क एक वास्तविक घटना और एक भावनात्मक रूप से भरी हुई कल्पना के बीच अंतर नहीं करता। जब आप कुछ गहराई से महसूस करते हैं तो वही न्यूरल सर्किट सक्रिय होते हैं जैसे कि वह वास्तव में हो रहा हो। भावना वह अनुकरण है जो साकार होने के लिए आधार तैयार करता है। और इसी बात ने मुझे यह एहसास कराया कि बाहरी दुनिया कभी भी ऐसी वास्तविकता को बनाए नहीं रख पाएगी जिसे मेरा शरीर पहले से महसूस करने के लिए तैयार नहीं था। बदलाव हमेशा अदृश्य से शुरू होता है। लोग मानते हैं कि उन्हें विश्वास करने के लिए देखना होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि आपको देखने के लिए विश्वास और महसूस करना होगा। वास्तविकता केवल उस आंतरिक ऊर्जा का एक विलंबित प्रतिबिंब है जिसे आप बनाए रखते हैं। मुझे इसका स्वयं अनुभव करना था। मुझे समृद्ध होने से पहले समृद्ध महसूस करना था। मुझे परिणाम मिलने से पहले आत्मविश्वास महसूस करना था। मुझे कुछ भी योग्य मेरे पास आने से पहले खुद को योग्य महसूस करना था। मुझे एक खास दिन याद है जब मैं एक थका देने वाली शिफ्ट के बाद बस में बैठा घर जा रहा था। मैंने पूरा दिन सीढ़ियों और दफ्तरों की सफाई में बिताया था और मैं हताशा की इतनी गहरी भावना से भरा हुआ था कि यह मेरे कंधों पर एक शारीरिक बोझ जैसा महसूस हो रहा था। लेकिन उस दिन मैंने एक फैसला किया। चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, मैं भीतर जो महसूस करता था उसे बदलने जा रहा था। मैंने कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की और कल्पना की कि मेरे पास पहले से ही वह जीवन है जो मैं चाहता था। मैंने स्वतंत्रता की भावना, ऊर्जावान होकर जागने का आनंद और वह वित्तीय शांति की कल्पना की जो मैंने अभी तक हासिल नहीं की थी। और पहली बार मुझे उस भावना का एक छोटा सा अंश महसूस हुआ। यह एक छोटी सी चिंगारी थी, लेकिन वह वास्तविक थी। और उस छोटी सी चिंगारी ने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि उसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि आंतरिक ऊर्जा एक बार में नहीं बनती। यह धीरे धीरे, भावना दर भावना, पसंद दर पसंद से निर्मित होती है। और इसमें सबसे शक्तिशाली बात यह है कि जैसे जैसे मेरी ऊर्जा का स्तर ऊपर उठने लगा, मुझे ऐसे अवसर दिखने लगे जो हमेशा मेरे सामने ही थे, पर मैंने उन पर कभी ध्यान नहीं दिया था। ऊर्जा से हमारी समझ बदलती है, समझ से हमारे चुनाव बदलते हैं और चुनावों से हमारे परिणाम बदलते हैं। और यहां वो बात है जिसे बहुत कम लोग सच में समझते हैं। आप वो आकर्षित नहीं करते जो आप सोचते हैं, आप वो आकर्षित करते हैं जो आप लगातार महसूस करते हैं। अगर आपके विचार सकारात्मक हैं पर आपकी भावनाएं डर, कमी या अयोग्यता की है, तो आपकी प्रमुख ऊर्जा हमेशा डर, कमी या अयोग्यता की ही रहेगी। भावना ही वो ऊर्जा का संकेत है जो तय करता है कि आप क्या आकर्षित करेंगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप निराश होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक ही दिन सब कुछ गलत हो रहा है? ट्रैफिक खराब हो जाता है, लोगों का मिजाज आपको परेशान करता है, छोटी मोटी समस्याएं बढ़ जाती हैं, सब कुछ आपके खिलाफ साजिश कर रहा होता है।
यह कोई संयोग नहीं है, यह एक ऊर्जा स्तर है। आप एक खास ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं और उसी के अनुरूप सब कुछ आकर्षित करना शुरू कर दिया है। इसी तरह जब आप एक उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं, भले ही बाहरी तौर पर कुछ न बदला हो, अच्छी चीजें दिखने लगती हैं। लोग, विचार, बातचीत, अवसर, समाधान, सब कुछ आपके आसपास फिर से व्यवस्थित होने लगता है। मैंने सीखा कि भावना आपके और उस वास्तविकता के बीच का पुल है जिसे आप बनाना चाहते हैं। विचार दिशा है, लेकिन भावना इंजन है। विचार रास्ता दिखाता है, लेकिन यह भावना है जो आपको वहां ले जाती है। विचार योजना बनाता है, भावना उसे साकार करती है। विचार मंजिल तय करता है, लेकिन भावना ही गाड़ी को शक्ति देती है। और इसीलिए जब मैंने रोजाना उच्च भावनाओं, कृतज्ञता, आत्मविश्वास, उत्साह, आशा को विकसित करना शुरू किया, भले ही शुरुआत में यह जबरदस्ती जैसा लगा, एक नया जीवन उभरने लगा। शुरुआत में ये छोटे बदलाव थे, एक बातचीत जिसने एक दरवाजा खोला, एक ग्राहक का तब आना जब मैंने सबसे कम उम्मीद की थी, एक साधारण विचार जिसने एक पुरानी समस्या को सुलझा दिया। छोटे संकेत, छोटे समायोजन, छोटी प्रगति, लेकिन ये सब उस ऊर्जा से निर्देशित थे जिसे मैं अंदर से बाहर की ओर बनाए रख रहा था। और एक दिन मुझे एहसास भी नहीं हुआ, वो नया जीवन जिसे मैं रोजाना कुछ मिनट ही महसूस करता था, मेरा असली जीवन बनने लगा। मेरी ऊर्जा मेरे अतीत से ज्यादा मजबूत हो गई थी, मेरी भावना मेरे डर से ज्यादा मजबूत हो गई थी, मेरी पहचान मेरी वास्तविकता से पहले बदल गई थी। और जब ऐसा हुआ तो वास्तविकता के पास इसका पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंततः आप जो कुछ भी चाहते हैं, बिल्कुल सब कुछ आपके लिए इंतजार कर रहा है कि आप उसे पाने से पहले महसूस करना सीखें, देखने से पहले महसूस करें, प्राप्त करने से पहले महसूस करें, बनने से पहले महसूस करें। इस तरह आप अपनी ऊर्जा बदलते हैं और इस तरह आकर्षण का नियम अंततः आपके पक्ष में काम करना शुरू करता है। असुविधा हमेशा सबसे स्पष्ट संकेत थी कि मैं अपनी पुरानी पहचान और अपनी नई बनने वाली पहचान के बीच की सीमा पार कर रहा था। लेकिन कई सालों तक मैंने उस संकेत को गलत समझा। जब भी मुझे डर लगता था, मैं सोचता था कि यह पीछे हटने की चेतावनी है। जब भी मुझे असुरक्षा महसूस होती थी, मैं सोचता था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। जब भी किसी नई चीज से मुझे चिंता होती थी, मुझे लगता था कि यह मेरे लिए नहीं है। मैंने असुविधा को खतरे से भ्रमित कर दिया और इसी वजह से मैं अपनी जरूरत से ज्यादा समय तक एक छोटे से जीवन में फंसा रहा। जब मेरी सालाना आय 4,000 रुपये से बढ़कर 1,75,000 रुपये हो गई, तो बाहरी दुनिया आखिरकार मेरे लिए जगह बनाती हुई दिखी। लेकिन मेरे अंदर का मैं आपातकाल की स्थिति में प्रतिक्रिया कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हर प्रगति मेरे पुराने स्वरूप के लिए एक खतरा थी। मुझे एक बेहद खास घटना याद है। मैंने अभी अभी एक ऐसा अनुबंध पक्का किया था जो मेरे व्यवसाय की गति को पूरी तरह से बदल देता। उस रात मैं खुशी और अविश्वास के मिश्रण के साथ घर लौटा। मैं अपने काम के कपड़ों में ही बिस्तर के किनारे बैठ गया और अचानक रोने लगा। लेकिन यह खुशी के आंसू नहीं थे। ये एक गहरा, लगभग बच्चों जैसा डर था, मानो मैं किसी ऐसे कमरे में घुस गया था जहां मुझे नहीं होना चाहिए था। यह मेरा पुराना प्रतिमान, सोच का तरीका था जो जीवित रहने की कोशिश कर रहा था। सच तो यह है कि अवचेतन मन उस चीज को बनाए रखने के लिए बना है जो परिचित है, न कि उसे जो फायदेमंद है। उसे इस बात की परवाह नहीं कि परिचित चीजें कम हों, सीमित हों, दर्दनाक हों या छोटी हों। अगर आप लंबे समय तक उस तरह से जिए हैं तो वह आपका सुरक्षित स्थान बन जाता है। उसके परे कुछ भी खतरनाक लगता है। इसीलिए इतने सारे लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता कि मैं हमेशा उसी बिंदु पर क्यों लौट आता हूं। वे इसलिए नहीं लौटते क्योंकि वे चाहते हैं, वे इसलिए लौटते हैं क्योंकि नए की असुविधा पुराने के दर्द से ज्यादा महसूस होती है। और मानव मस्तिष्क में एक दिलचस्प घटना है जो इसे समझाती है। जब आप कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा जो आपके पुराने तरीकों के खिलाफ जाता है, तो मस्तिष्क वही क्षेत्र सक्रिय करता है जो लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं। आपकी आंतरिक प्रणाली के लिए अपना जीवन बदलना एक शिकारी का सामना करने जैसा है। यह तर्क संगत नहीं है, यह जैविक है। इसीलिए बदलाव तकलीफ देता है। इसीलिए आपको मतली, कंपकंपी, चिंता, हार मान लेने की इच्छा,
जो आप जानते हैं उस पर लौटने की इच्छा महसूस होती है। यह सब बस आपका अवचेतन मन है जो आपको परिचित क्षेत्र में रखने की कोशिश कर रहा है। मैंने इसे बहुत तीव्रता से अनुभव किया जब मेरी कंपनी बढ़ने लगी। हर नया ग्राहक मुझे परखता हुआ लगता था, हर नया अनुबंध बहुत बड़ा लगता था, हर नया अवसर ऐसा लगता था कि मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगा। मैं यह नहीं समझा कि यह भावनात्मक उथल पुथल कोई चेतावनी नहीं थी कि मैं गलत रास्ते पर था, बल्कि यह सबूत था कि मैं एक आंतरिक सीमा पार कर रहा था। मुझे उस विस्तार को भावनात्मक रूप से बनाए रखना सीखना पड़ा, क्योंकि मैं जिस जीवन को चाहता था उसके लिए उस ऊर्जा से अलग ऊर्जा की आवश्यकता थी जो मैं तब तक लेकर चल रहा था। और तभी मुझे एक ऐसी सच्चाई का एहसास हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। असुविधा समृद्धि की दुश्मन नहीं है, असुविधा समृद्धि का प्रवेश द्वार है। यदि आप इसके माध्यम से चलना नहीं सीखते तो आप कभी दूसरी तरफ नहीं पहुंच पाएंगे। मुझे एक दिन याद है जब मैं एक बड़ा अनुबंध ठुकराने वाला था, क्योंकि मुझे बस अपनी अक्षमता महसूस हो रही थी। मुझे छोटा महसूस हो रहा था, मुझे खुद को अप्रस्तुत महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई मुझे ऐसी चीज दे रहा था जिसे स्वीकार करने की मुझे आंतरिक अनुमति नहीं थी। लेकिन मेरे अंदर कुछ, शायद चेतना की वो छोटी सी चिंगारी जिसे मैं पोषित कर रहा था, ने मुझे सांस लेने और आगे बढ़ने को कहा। मैंने अनुबंध स्वीकार कर लिया, अंदर से कांपते हुए, और वह मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक था, क्योंकि उस दिन मैंने अपने अवचेतन मन को साबित कर दिया कि मैं नए को सहन कर सकता हूं। मैं असुविधा के द्वार से गुजरा और खुद का एक ऐसा संस्करण पाया जिसे मैं कभी नहीं जान पाता अगर मैं पीछे हट जाता। यह सबके साथ ऐसा ही है। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे नहीं होते जिन्हें डर महसूस नहीं होता, वे वो होते हैं जो डर से होकर गुजरते हैं। जो लोग समृद्ध होते हैं वे नहीं होते जिनमें पूर्ण आत्मविश्वास होता है, वे वो होते हैं जो असुरक्षित होने पर भी कार्य करते हैं। जो लोग अपना जीवन बदलते हैं वे नहीं होते जो साहसी महसूस करने का इंतजार करते हैं, वे वो होते हैं जो एक कदम आगे बढ़ाते हैं जबकि उनका पूरा शरीर पीछे हटना चाहता है। और शायद आप अभी इसी से गुजर रहे हैं। शायद आपको लग रहा है कि सब कुछ भारी हो रहा है, कि आप तैयार नहीं हैं, कि अगर आप अगला कदम उठाएंगे तो आप अपना नियंत्रण खो देंगे। शायद आप किसी अवसर को देख रहे हैं और अपने पेट में वो जकड़ने वाली ठंडक महसूस कर रहे हैं। शायद आपने कुछ नया शुरू किया है और सफल होने से पहले उसे छोड़ देने की इच्छा पहले ही उभर रही है। असुविधा आपको यह नहीं बता रही है कि जारी न रखें। असुविधा आपको बता रही है कि आप बिल्कुल वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आराम में रहकर विकसित नहीं होता, कोई भी झांत दायरे में रहकर कुछ महान नहीं बनाता, कोई भी उसी भावनात्मक क्षेत्र में रहकर नहीं बदलता जहां वे हमेशा रहे हैं। असुविधा इस बात का प्रमाण है कि आपके पुराने स्वरूप को चुनौती दी जा रही है और वह लड़ेगा, वह आपको रोकने की कोशिश करेगा, वह आपको यह समझाने की कोशिश करेगा कि आप सक्षम नहीं हैं। लेकिन जब आप इस प्रतिरोध से होकर गुजरते हैं तो कुछ असाधारण होता है। नया परिचित होने लगता है, और जब यह परिचित हो जाता है तो यह दर्द देना बंद कर देता है, और जब यह दर्द देना बंद कर देता है तो आपको एहसास होता है कि आप बड़े हो गए हैं। आप इतने बढ़ गए हैं कि अब जो कभी बहुत बड़ा लगता था वह आसानी से आप में समा जाता है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको असुविधा महसूस होती है तो आप सही रास्ते पर हैं। असुविधा आजादी की कीमत है, यह विकास का प्रमाण है, यह आपके पुराने स्वरूप और आपके नए बनने वाले स्वरूप के बीच का पुल है। इसके माध्यम से आगे बढ़ें, क्योंकि दूसरी तरफ आपका एक ऐसा संस्करण है जो पहले से ही वह सब कुछ जी रहा है जो आप चाहते हैं। जैसे जैसे यह समझ आपके भीतर गहरी होती जाती है, कुछ चुपचाप खुद को फिर से व्यवस्थित करना शुरू कर देता है, लगभग जैसे एक नई ऊर्जा को सांस लेने के लिए जगह मिल रही हो। और जब ऐसा होता है तो आप देखते हैं कि कुछ खास लोग, कुछ खास बातचीत और कुछ खास रास्ते अलग तरह से समझ में आने लगते हैं। यह परिवर्तन यहीं समाप्त नहीं होता, इसने बस एक नई गति पकड़ ली है। आने वाले दिनों में आपके लिए चेतना का एक नया स्तर हासिल कर लिया है। अगर इस सामग्री ने आपके भीतर कुछ जगाया है, कुछ ऐसा जिसकी आपको शायद पता भी नहीं था कि आपको सुनने की जरूरत थी,
तो कृपया इस वीडियो को किसी ऐसे खास व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इस स्पष्टता से लाभ हो सकता है। कभी कभी एक शब्द ठीक उसी समय पहुंचता है जब किसी को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मेरे साथ यहां तक चलने के लिए धन्यवाद। मैं आपको अगले वीडियो में देखने के लिए उत्सुक हूं।